हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि गोल्ड का जो अगले वीक का जो प्राइस का मूवमेंट है वो कैसा होने वाला है और इस हफ्ते जो प्राइस ने मूवमेंट किया उसके पीछे रीज़न क्या थे और इसी को देख के हम अगले हफ्ते का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस हफ्ते में जो सोने में जो गिरावट आई 0.2% का जो गिरावट दिख रहा है सोने में, उसके पीछे क्या रीज़न थी। मीन्स कि मतलब अगर सोने का दाम घटा तो उसके पीछे क्या रीज़न थे। जब तक हम किसी भी चीज़ का पीछे का रीज़न नहीं समझने की कोशिश करेंगे, जब तक दोस्तों हम व्हाई नहीं समझेंगे ना, व्हाई, और तो हमें ना वो पूरा का पूरा जो उसके पीछे का एक क्राइटेरिया है ना, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें हमेशा व्हाई समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यार ये हुआ क्यों। और जब हम व्हाई को समझ जाएंगे ना, तो हम एक्चुअली में व्हाई को नहीं समझ रहे हैं बल्कि उसके पीछे होने वाली घटनाओं पे नज़र डाल रहे हैं। तो इस हफ्ते सोने की कीमत में गिरावट क्यों आई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अभी आपने देखा है कि 0.6% के आसपास में जो अमेरिकी डॉलर है ना वो मजबूत हुआ है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी आपने देखा कि सैटरडे को जो PCE का जो रिपोर्ट आया है ना, वो 0.1% के आसपास आया। और ये PCE का मतलब क्या होता है, ये कुछ प्रोडक्ट कंज्यूमर इंडेक्स के नाम से इसका रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रिजल्ट आया है ये देखिए, कोर PCE प्राइस इंडेक्स, ये 0.1% के आसपास आया है, जबकि प्रीवियस में 0.0% का था। तो यहाँ से भी जो है गोल्ड को एक US डॉलर को एक सपोर्ट मिला है, उसको एक मजबूती मिली है। और उसी मजबूती की वजह से भी सोने का दाम कुछ कम हुआ है। और डॉलर की मजबूती में सोने का दाम कम कैसे होगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब डॉलर मजबूत होता है ना, तो कई कंट्री ऐसे हैं ना जिनके लिए डॉलर की मजबूती जो है वो सोने को ख़रीदने में ना उनको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हर देश की जो करेंसी होती है वो अलग होती है, और उसके मुकाबले में डॉलर जब मजबूत होता है ना, तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं गोल्ड को ख़रीदने के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब हमारा डॉलर मजबूत होगा ना, तो सोने को ख़रीदने के लिए उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए भी गोल्ड को खरीदने में लोग कम इंटरेस्टेड थे। या फिर अगर हम कंट्री की बात करें तो भी मजबूत डॉलर के कारण अन्य मुद्राओं में सोना महंगा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका की मुद्रास्फीति डेटा की प्रतीक्षा, अभी हमने बताया कि आपको PCE का जो डेटा है ना वो 0.1% के आसपास आया है। और ये जो है वो US डॉलर को एक मजबूती देती है। इसीलिए भी सोने को खरीदने में लोगों ने इतना हेजिटेशन दिखाया, ठीक है ना, जिससे सोने की कीमत में दबाव डाला है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव, अभी आपको पता होगा कि जो टैरिफ वार चल रहा था, उसके पीछे भी सोने के दाम में बढ़ने के बजाय घटा है दाम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड को बाई करने वाला कंट्री है। तो जब टैरिफ वार हुआ तो उसकी वजह से भी गोल्ड के बाइंग में बहुत ज़्यादा हमने उलटफेर देखा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर फिर से टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा है, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ी और सोने की कीमत में अस्थिरता आई। ठीक है, चलिए, भारतीय बाजार में मांग की कमी। अच्छा, इसमें तो बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है यार कि भारत में शादी के मौसम समाप्त होने वाले हैं और उच्च घरेलू कीमतों के कारण सोने की भौतिक मांग में गिरावट आई है। आपको पता है मेरे दोस्तों कि जब हमारे भारत में शादियां होती है ना, तो हम अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, या फिर जो भी शादी करती हैं लड़कियां अपने घर जाती हैं ना, तो उनको हम सोना गिफ्ट में देते हैं, उनके जेवर के बतौर। यानी कि उनका जो श्रृंगार होता है ना, जो उनका श्रृंगार होता है वो जेवर का होता है, और यही उनकी एसेट होती है। तो इसके लिए भी जो हमारा अब मार्च से लेकर के मई तक का जो महीना होता है ना, ये जो हमारे 3 से 4 महीने होते हैं, इसमें हम सोना खूब बाय करते हैं, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो।
इसकी वजह से भी सोने के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। तो ये इस हफ्ते जो ये सोने का दाम बढ़ा, उसके पीछे ये रीज़न थे। अब चलिए अगले हफ्ते में सोने का दाम क्या होने वाला है, इसका भी हम एक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फिर हम टेक्निकल पे आएंगे। अगले हफ्ते यानी कि 2 जून से 6 जून तक जो सोने का अनुमान है, अमेरिकी पीसीई डाटा का प्रभाव। देखिए पीसीई डाटा आ चुका है, जो उसकी 0.1% इस बार आया है और पहले 0.0% था। तो यहाँ पे डॉलर की मजबूत हुआ और सोने के दाम घटे हैं, तो जिससे सोने को समर्थन मिल सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी बात करेंगे। तकनीकी स्तर 3277 से लेकर के 3310 के बीच में समेकित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इस प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये दोनों प्राइस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक तरह से सोने का दाम बढ़िया घट सकता है। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 2025 के अंत में गोल्डमैन सैक्स ने 3700 प्रति आउंस तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो केंद्रीय बैंकों को खरीदी और आर्थिक अनिश्चितता के कारण संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अगले हफ्ते का एक तरह से फंडामेंटल प्रीव्यू था। अब चलिए अब हम जो है अपना एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई गोल्ड का प्राइस अगले हफ्ते क्या होने वाला है। ये देखो, गुड, ये अगर हम देखें तो ये हमारा है 3200 और ये हमारा है शायद 3500 के आसपास में। अब इन्हीं दो लेवल्स के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्तों से, यानी कि तकरीबन 1.5 मंथ से भी ज़्यादा प्राइस इन्हीं प्राइस रेंज में मूव कर रही है। ठीक है ना, मतलब कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा रही है प्राइस, या फिर कोई अपना ख़ास इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है जिससे इस प्राइस रेंज को प्राइस तोड़ सके, उसको ब्रेकआउट कर सके। देखिए पिछले हफ्ते अचानक से यहाँ से बाइंग आई थी और इस हफ्ते अचानक से यहाँ पे सेलिंग आई और वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही निकल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो गोल्ड में हम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो कहीं वो ट्रेंड हमें नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि जो गोल्ड का प्राइस है वो एक सर्टेन प्राइस लेवल में मूव कर रहा है। और ये जो है ना, ये बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मार्केट में शामिल है ना, वो ये उनकी डिसीजन को दिखाता है, इनडिसीजन क्षमता को दिखाता है, यानी कि वो प्राइस को भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है कि उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उनके कुछ कॉन्फिडेंस में कुछ कमी हो, जिसकी वजह से प्राइस को वो एक सर्टेन प्राइस लेवल में ही मूव कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल रहा है जिससे प्राइस को एक डायरेक्शन में मूव किया जा सके। ठीक है ना, तो जब तक ये प्राइस रेंज में मार्केट मूव कर रही है, यानी कि ये और ये, यानी कि 3200 और 3500 के बीच में जब तक प्राइस मूव कर रही है, और जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती, चाहे ऊपर और या फिर नीचे, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक हम एक लॉन्ग टर्म, यानी कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक हम प्राइस को होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अभी यहाँ से देखें तो प्राइस ने 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, एक ट्रेंड में गई है प्राइस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हमें फ़िलहाल एक लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेड को होल्ड करने के बजाय हमें 1 दिन 2 दिन में ही ट्रेड से निकलना हमारे लिए बेटर हो सकता है। चलिए हम डेली के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ें हैं, ये प्राइस लेवल और ये प्राइस लेवल, अभी इन्हीं दोनों प्राइस लेवल के बीच में हमारा जो गोल्ड का प्राइस है ना, वो मूव कर रहा है। देखिए पिछले डेढ़ महीनों से ज़्यादा प्राइस इसी में मूव कर रहा है। आज का दिन वॉल्यूम कम है, प्राइस एक्शन कम हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ है और यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें, यानी कि अगर हमें पेशेंस थोड़ा सा कम है, तो फिलहाल हमें इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। यानी कि एक तो लेवल हमारा 3300 का है समथिंग के आसपास में, और एक हमारा 3400 का लेवल है। अगर इन दोनों लेवल्स को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, या तो ब्रेकआउट किया या फिर ब्रेक डाउन किया, तो हम एक
एक जो है ट्रेड में इंटर करने की सोच सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में ही प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि ये एक बैलेंस एरिया है, ये एक फेयर वैल्यू है, और जब तक इसमें अनफेयर या फिर इम्बैलेंस नहीं होता है तब तक प्राइस यहाँ से मूव नहीं करेगी। और इस प्राइस को मूव करने के लिए कम से कम जो बड़े प्लेयर हैं उनको एक ऐसा स्ट्रांग और मजबूत इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस फेयर वैल्यू से प्राइस को बाहर निकाल के अनफेयर वैल्यू या फिर इम्बैलेंस एरिया में पहुंचा सकें। ओके, इतनी बातें अगर आप हमारी समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल क्या करना है, हमें फ़िलहाल क्या करना है कि हमें कम से कम, अरे वो किधर चला गया, इधर है, हमें कम से कम इस रेंज, जो ये हमारा रेंज है, ये रेंज और ये रेंज, यानी कि तकरीबन 3300 का लेवल और 3400 का लेवल, ये लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने का वेट करना ही चाहिए, तभी हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप बोलोगे सजाद भाई इसमें आप सिर्फ आप ये 2 लेवल बता रहे हो, बल्कि अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रही है जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। यूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है, तो ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ओके, मैं मानता हूँ आपकी बात, ये चीज़ें आपके समझ में आ सकती हैं और ये ऐसा आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा बना देते हैं। चलिए ठीक है, एक नज़रिया ये भी हो गया हमारा। अब देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक सपोर्ट बना, एक रेजिस्टेंस बना, और ये हमारा बन गया सिमेट्रिकल, क्या है बाबा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। चलो ठीक है, आप समझ जाना क्या हमारा बन गया, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक सपोर्ट का काम करती है। क्या काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। आप समझना भाई, उतनी अच्छी मेरी राइटिंग है नहीं, ठीक है ना। अब चलो, हमें अब इस ट्रेंड लाइन पे ना हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक देखना है रिजेक्शन, और एक देखना है इस रिजेक्शन पे कैंडल का फॉर्मेशन, कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन हो रहा है और फिर अगर रिजेक्शन हो रहा है तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। चलिए, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना। ठीक, अब देखो यहाँ क्या रिजेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना, रिजेक्शन हुआ, कैंडल कौन सी बनी, ये एक छोटी, एक एवरेज लंबी बिग की छोटी कैंडल की, मतलब एक मिडल के यहाँ पे रिएक्शन हुआ। अगले दिन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बायर्स जो है एक्टिव थे, प्राइस को ऊपर पुश किए और नीचे और फिर ऊपर गई। लेकिन फिर फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग हुए, बायर्स कमजोर हुए, प्राइस नीचे आई। तो रिजेक्शन तो हुआ है, सपोर्ट भी बना है और प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट भी किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फ़िलहाल इस सपोर्ट लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि क्या प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है या फिर इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस यहाँ जाती है और फिर इसको भी ब्रेक कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर समझ में आ गया तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए मंडे को ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, इस पे हमें रिजेक्शन और कैंडल का फॉर्मेशन देखना होगा। जब तक इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ना हो और एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, तब तक हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है, तो फिर लॉस होना तय है। चलिए, हम 4 आवर के कैंडल पे इसी को हम देख लेते हैं। ओके, देखिए 3243 और 3366 के बीच में प्राइस हमारी मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर ये कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से प्राइस इसी में मूव कर रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं।
वहाँ पे क्या बन रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम था। और यहाँ पे अगर हम यूँ करेंगे तो भी वही चीज़ बनेगी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये बनेगी असेंडिंग ट्रायंगल। और अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे तो भी हमारी असेंडिंग ट्रायंगल ही बनेगी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये सिमेट्रिकल बनती है, क्योंकि वहाँ पे कैंडल छोटे होते हैं और हमारा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा क्लियर होता है। तो ठीक है, अब हमें फिर वही देखना है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और जो हमारा ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमें देखना है कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बन रहा है, ओके। और एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। देखिए यहाँ पर दो कन्फर्मेशन है। दोबारा सुनिए, यहाँ पर दो कन्फर्मेशन है। दो कन्फर्मेशन कैसे है? दो कन्फर्मेशन ऐसे है, यूँ देखिए, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है सपोर्ट लेवल, और ये है, और एक सपोर्ट लेवल ये बना है। ये देखिए, एक सपोर्ट लेवल ये है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये वाला, और एक रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। अगर प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है ना, तो यकीन मानिए फिर एक प्राइस एक लंबा रेंज तय करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस, यानी कि एक कॉन्फ्लुएंस जोन बना हुआ है। तो अच्छा, कल की जो कैंडल है ना, या यहाँ से देखिए, ये वाली कल की कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गई, और अभी यहाँ पे होल्ड करी। क्या पता यहाँ तक प्राइस आए और फिर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आए, या फिर यहाँ इसको रिस्पेक्ट करके फिर से यहाँ तक जाए। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आपको ये सारा एनालिसिस समझ में नहीं आता है तो आप मुझको बताएं, मैं आपको लाइव सेशन से भी ये चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और ये जो मैंने प्राइस लेवल्स आपको दिए हैं, इसको आप ध्यान में रखना अगले हफ्ते के प्राइस की मूवमेंट के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है और मेरा ऑब्जर्वेशन आपको कितना फ़ायदा देता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। अभी यार 50 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है यार कंटेंट को क्रिएट करने में। बहुत ही सोचना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है और टाइम निकालना पड़ता है, टाइम जाता है। और ये सब मैं आपके लिए करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतने सारे यार फेक ट्रेडर है ना, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा। बट भाई, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ ना होने वाला। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।